Assalamu alaikum students. My name is Shahzad Yunus and today is our topic sources of organic compounds. आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या होते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज से क्या मुराद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है तो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं वो ज़ाहिरी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो आते कहाँ से हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, ये भी हमने कुछ हद तक पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इनके मेन जो हमारे पास बेसिक सोर्सेज होंगे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके जो बेसिकली जो मेन सोर्सेज हैं वो तीन हैं। कौन कौन से? पहला है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर हम इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ये एक बेसिकली सोर्सेज हैं किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। लेकिन इनसे पहले हमने ये भी देखा था कि जो मेन इनसे भी बड़े सोर्सेज हैं वो थे हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करवाते थे, यानी कि वो सारा प्रोसेस किस तरह होता था, क्या होता था और किस तरह वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, किस तरह हम उनको लेबोरेटरी के अंदर फिर पहले था कि प्रिपेयर नहीं कर सकते, बाद में वो आकर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हमारे पास ये तीन जो आपके सिलेबस के अंदर ये तीन जो मेन सोर्सेज हैं वो है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो पहले तो आप ये देख लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास तीन स्टेट्स में होते हैं। पहले कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस। यानी कि ये तीनों स्टेट्स हैं मैटर की। इन तीनों फॉर्म के अंदर, इन तीन स्टेट्स के अंदर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप बात करें तो कोल आपके पास सॉलिड है, इसी तरह पेट्रोलियम आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है और नेचुरल गैस आपके पास गैस फॉर्म में होती है। इट मीन्स ये तीन स्टेट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कोल की कि ये कोल क्या चीज़ है। कोल के बारे में हम अगर शुरू से स्टार्ट करें तो एक्चुअल में कोल कोयले से निकला है। कोयला ही कोल कहलाता है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, ये किस तरह पाया जाता है और इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं। ये एक ब्लैक कलर का एक स्ट्रक्चर होता है इसका, कोल का, और इसका जो प्रोसेस होता है वो कुछ यूँ तरह से है कि ये 500 साल पुराना है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो 500 साल ये यानी कि पुराना रिसोर्सेज होता है। कि वो किस तरह होता है कि जब क्या होता है कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो क्या होता है कि जब प्लांट्स डेड होते हैं, मर जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ये कुछ इस तरह का एक प्रोसेस होगा आपके पास, एंथ्रासाइट। अच्छा, अगर आप देखें तो सबसे पहले प्लांट में क्या होता है? लकड़ी होती है, वुड होता है। तो वो मतलब क्या कि ऐसे प्लांट जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो फिर क्या हो जाते हैं कि ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर क्या होते हैं? कुछ रिएक्शंस होते हैं। ये डेड प्लांट आप इनको कह सकते हैं। अब इनके ऊपर क्या होगा कि कुछ रिएक्शंस होंगे और वो रिएक्शन क्यों होंगे? अगर आप देखें ज़मीन के अंदर जब ये कोई भी प्लांट जिसकी डेथ होती है तो वो फिर कुछ अरसे बाद वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। इट मीन्स कि अगर आप देखें ज़मीन का कुछ स्ट्रक्चर तो उसके अंदर मैग्मा होता है जिसकी वजह से हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वहाँ पे होता है। तो वो फिर क्या होता है कि जो डेड प्लांट होता है वो उसके ऊपर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब इंसान मरता है या कोई भी प्लांट मरता है तो फिर क्या होता है कि वो कुछ देर बाद गल सड़ जाता है। अब उस गलने सड़ने को ही बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कहते हैं।
अब ये क्यों होती है? ये उन चीज़ों की होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो वुड हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, जैसे ही प्लांट की डेथ हुई, ज़मीन के अंदर गए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर उनकी बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन हुई। बैक्टीरियल ने क्या किया कि उनको तोड़ फोड़ कर वुड को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? पेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये पेट क्या है? पेट एक कोयले की टाइप है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये सारी की सारी कोल की टाइप्स हैं, यानी कि जब प्लांट्स ज़मीन के अंदर जाते हैं तो ये चार तरह के कोल को प्रोड्यूस करते हैं। चार तरह का इसके अंदर कोयला प्रोड्यूस होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो ये इस चार तरह के कोल को प्रोड्यूस करता है जब ये प्लांट्स की डेथ होती है। अगर आप देखें तो पहले स्टेप में क्या होता है कि वुड जब लकड़ी ज़मीन के अंदर जाती है तो उसके ऊपर एक किस्म का रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन। उसके बाद क्या होता है कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? पीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके ऊपर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर और वो रिएक्शन होता है और वो पीट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? लिग्नाइट के अंदर। अब लिग्नाइट भी एक ख़ास किस्म का एक कोयला है, इसके ऊपर फिर मज़ीद प्रेशर होता है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? बिटुमिनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये मज़ीद इसी तरह प्रोसेस आगे चलता रहता है और मज़ीद प्रेशर पर ये एंथ्रासाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये चारों की चारे कोयले की टाइप्स हैं और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? प्लांट से हो रहे हैं। अगर आप इनका बेसिक पार्ट देखें, मेन पार्ट देखें, तो ये प्लांट से स्टार्ट होकर एंथ्रासाइट पे जा रहे हैं। और ये एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये कोयला प्रोड्यूस हो रहा है, कोल प्रोड्यूस हो रही है थ्रू दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि थ्रू दी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है। और इसके अंदर एक बात और, जब हम देखते हैं कि वुड कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? पीट के अंदर, तो इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 60% होती है। जब यहाँ पे अगला नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आता है तो 70%, इसी तरह आगे 80%, इसी तरह आगे 90%। जैसे जैसे वो स्टेप बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे वो टाइम गुजरता जाता है, तो वो जो कोयला होता है वो अच्छे से अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देखें तो पीट के अंदर सिर्फ 60% कार्बन कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। तो कार्बन एक मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसके अंदर पीट के अंदर कार्बन 60% होता है। इसी तरह सेम लिग्नाइट के अंदर 70%, इट मीन्स उसकी और बेहतर फॉर्म। उसके बाद हमारे पास है बिटुमिनस या बिटुमिनस भी इसको कहते हैं, ये आप प्रोनाउंसिएशन है। इसके अंदर अगर आप देखें तो कार्बन की जो परसेंटेज है वो है 80%। उसके बाद हमारे पास सबसे जो अच्छे वाला कोल है वो है एंथ्रासाइट, उसकी परसेंटेज है 90%। 90% मीन इसके अंदर कार्बन होती है। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि थ्रू दी कार्बोनाइजेशन हम कोल को हासिल करते हैं। इस सारे प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन मीन कि अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज सबसे कम थी, जैसे जैसे स्टेप बढ़ते गए, स्टेजेस इंक्रीज होती गई, कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती गई, इट मीन्स कार्बोनाइजेशन होती गई और वो कोल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता गया। अगर आप देखें तो एक और इसमें होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वो भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि कोल प्रोड्यूस होता है थ्रू हम सिंपल स्टेप से स्टार्ट करते हैं और एट द एंड हम अच्छे से अच्छा कोल की फॉर्म वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप देखें तो ये जो पीट होती है ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म होती है, लिग्नाइट उससे बेहतर होती है, बिटुमिनस उससे बेहतर है, उसके बाद एंथ्रासाइट। ये पीट हम नॉर्मली भट्ठों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये आपने जहाँ पे देखा होगा कि जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती है वहाँ पर हम किसको इस्तेमाल करते हैं? पीट को, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म होती है, सस्ता होता है, तो इसीलिए हम इसको रफली तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जो अच्छे वाला कोल है वो है एंथ्रासाइट, इसको हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें तो जो कोल है, कोल किन चीज़ों में कन्वर्ट होता है थ्रू दी, अगर आप देखें कार्बोनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो कोल कन्वर्टेड इनटू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर है कितना? 500 to
1000 सेंटीडिग्री पर जब वो कोल के ऊपर और टेम्परेचर पड़ता है तो वो कोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल गैस में, कोल तार में, इस तरह इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप देखें कि हमारे पास जो कोल को प्रोड्यूस करने के रिसोर्सेज होते हैं वो 184 बिलियन टन्स, 184 बिलियन टन हमारे पास कोयले को प्रोड्यूस करने के, यानी कि कोयले को हासिल करने के रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी कोल की, कि कोल हमारा एक नेचुरली तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमें प्लांट्स एंड एनिमल से अखज़ किया जाता है। उसके अंदर 4 तरह के कोल होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट। वो किस तरह से हासिल किया जाता है? थ्रू द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, और वो किन किन चीज़ों में कन्वर्ट होता है, ये सारा का सारा कोल पे था। उसके बाद है जी हमारा नेचुरल गैस। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस में हम बेसिकली, आपकी बुक में ज़्यादा मीथेन के बारे में लिखा हुआ है, CH4, सभी मीथेन के बारे में स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सिर्फ CH4 होता है, ये बात नहीं है। इसके अंदर और भी गैसेस होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मिकदार में CH4 होता है, तो इसीलिए हम CH4 को स्टडी करते हैं। असल में ये मिक्सचर होता है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स मीन्स, ऐसे अगर आप देखें तो मीथेन की इसमें एग्जांपल दी होती है। और मीथेन मैंने आपको बताया कि क्यों एग्जांपल दी होती है, क्योंकि इसके अंदर मीथेन नेचुरल गैस और स्टेबल फॉर्म में होती है और सबसे ज़्यादा मिकदार में होती है, जिसकी वजह से मीथेन को हम बार बार डिस्कस करते हैं। मिक्सचर ऑफ, देखें जैसे जैसे कार्बन के कंपाउंड्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ हल्की होती जाएगी। यूँ समझ लें कि वो उसकी फ्लाई होने की कैपेसिटी या उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे अगर ये यहाँ पे C2H6 होता जाएगा, फिर C3H8 होता जाएगा, C4H10 होता जाएगा, जैसे जैसे कार्बन के कंपाउंड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और वो पहले गैस, फिर लिक्विड, और फिर वो हो सकता है कि सॉलिड के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए। यानी कि पहले वो गैस फॉर्म में होता है, फिर लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। अगर आप देखें तो हमने बात की है कि इनके लो बॉइलिंग और इनके लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मेल्टिंग तो इनके किधर से ही आ गए, अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सिंगल कार्बन होता है। तो सिंगल कार्बन उसकी जो फॉर्म होती है वो बड़ी लो फॉर्म होती है, जिसकी वजह से वो गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और वो ही आपका नेचुरल गैस है। अगर आप देखें तो इसमें एक और आ जाता है CNG। अब CNG क्या है? CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यही सेम नेचुरल गैस को अगर आप कंप्रेस्ड कर दें तो वो आपकी CNG फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा नेचुरल गैस के किस तरह हम नेचुरल गैस के, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बेसिकली हासिल होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलने के बाद। अगर आप देखें तो इसमें कार्बन सिंगल मीथेन की एग्जांपल इसीलिए दी गई है क्योंकि ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन होता है। बाकी जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता जाता है, वो फिर गैस से लिक्विड में चला जाता है, तो वो गैस नहीं रह जाती। इसीलिए सबसे लोएस्ट जो फॉर्म होती है वो आपकी नेचुरल गैस की फॉर्म होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। उसके बाद है हमारा पेट्रोलियम। अगर आप पेट्रोलियम को देखें तो मोस्टली तौर पर हम कंफ्यूज होते हैं कि पेट्रोलियम का मतलब होता है कि पेट्रोल की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पेट्रोलियम आपका होता है मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल मीन, और ये एक ब्लैक कलर होता है इसका जब हम क्या करते हैं कि रॉक से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप देखें तो पेट्रोलियम वो चीज़ नहीं है जो हम समझते हैं, असल में पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस होती है। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अखज़ किया जाता है थ्रू दी प्लांट्स एंड एनिमल्स।
अब थ्रू दी प्लांट्स एंड एनिमल से हम पेट्रोल को हासिल करते हैं। ये सेम इसके अंदर वही प्रोसेस है कि डीकम्पोजिशन, बैक्टीरियल बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन होती है। बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन होने के बाद वो क्या होता है कि एनिमल्स कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम के अंदर। अब वो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम काफ़ी और फ्रैक्शंस के अंदर मिला होता है। जैसे कि उसके अंदर सबसे पहले आती है हमारे पास कोल, फिर आते हैं हमारे पास अगर आप देखें कोल के पास नेचुरल गैस, फिर आता है हमारे पास गैसोलीन, फिर आता है हमारे पास कैरोसिन। ये 4-5 किस्म की फ्रैक्शंस होती हैं जो कि पेट्रोलियम के अंदर होती है, और पेट्रोलियम के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये पेट्रोल नहीं होता। अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास गैसोलीन है, इन सारों के अंदर एक फ्रैक्शन होती है जिसको हम गैसोलीन कहते हैं। वो गैसोलीन को हम पेट्रोल कहते हैं, जो कि नेचुरल फ्यूल भी इसे कहा जाता है। ये होता है आपका यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है पेट्रोलियम, उसके अंदर काफ़ी फ्रैक्शंस हैं, और उन फ्रैक्शंस में से एक फ्रैक्शन आपकी गैसोलीन है जिसको हम पेट्रोल के तौर पे जानते हैं। और इसकी हम क्या करते हैं कि इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इनको अलग अलग फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। किसको? पेट्रोलियम को। ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम के अंदर होती हैं। पेट्रोलियम की हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो उनमें से एक हमारा पेट्रोल भी होता है। तो ये आपके सिंपल से सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।